नमस्कार और ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। मैं नताशा कीर्चिक हूँ और आज रात हम इस हफ्ते दुनिया भर की सबसे बड़ी सुर्खियों पर नजर डालेंगे। आइए देखते हैं कि आज शाम क्या देखने को मिलेगा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध कभी खत्म होगा? दोनों पक्षों की लगातार गोलीबारी के बीच सवाल है कि असली बढ़त किसके पास है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी अगली हवाई टिकट का खर्च उठा पाने को लेकर चिंतित हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ईजीजेट अब गर्मियों के लिए ईंधन की चिंता को कम कर रहा है, ये कहते हुए कि अभी कोई कमी का खतरा नहीं है, भले ही मध्य पूर्व में तनाव के कारण तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका ने क्यूबा के नेता राउल कास्ट्रो पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि क्यूबा अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। हमारे पास सारी जानकारी है। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले आइए इस हफ्ते दुनिया भर की कुछ सबसे बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। उत्तरी चीन में एक घातक खनन हादसे को अब देश की पिछले 17 सालों की सबसे बड़ी दुर्घटना कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तरी चीन की एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात विस्फोट के वक्त 247 मजदूर खदान में थे। शुरुआती गिनती में अफरा तफरी के कारण भ्रम हुआ। दर्जनों और लोग घायल हुए हैं और 2 लोग अब भी लापता हैं। फिलहाल कुछ कंपनी अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है। बीजन अब फिर से पूरी जांच और सुरक्षा जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि सरकारी मीडिया ने चीन के कोयला उद्योग में सुरक्षा के बजाय उत्पादन को प्राथमिकता देने के खतरनाक दबाव को लेकर फिर चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिकी सैन्य विमानों ने काराकास के ऊपर एक दुर्लभ अभ्यास किया है। ये पहला अभ्यास है जो इसी साल की शुरुआत में वेनेजुएला में राष्ट्रपति मदुरो को हटाने वाले अमेरिकी अभियान के बाद हुआ। अधिकारियों के अनुसार 2 ऑस्प्रे विमान फिर से खुले अमेरिकी दूतावास के पास उतरे, जिसे त्वरित प्रतिक्रिया निकासी अभ्यास कहा गया। अब वॉशिंगटन कहता है कि ये नई राजनीतिक व्यवस्था में देश को स्थिर करने की तैयारी है, लेकिन जमीन पर राजधानी के ऊपर उड़ते अमेरिकी विमान कुछ वेनेजुएला वासियों को अवांछित शक्ति प्रदर्शन लग रहे हैं। यूरोप की सर्बिया में दसियों हजार प्रदर्शनकारी बेलग्रेड की सड़कों पर उतरे हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण और हिंसक हो गया है। छात्रों के नेतृत्व में सरकार विरोधी रैली, जो राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के 12 साल के शासन के खिलाफ थी, अब झड़पों में बदल गई है। पुलिस ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड दागे, जबकि प्रदर्शनकारियों ने फ्लेयर्स, बोतलें व पत्थर फेंके। यह आंदोलन 18 महीने पहले रेलवे स्टेशन के ढहने से शुरू हुआ, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी और भ्रष्टाचार व सरकारी लापरवाही पर गुस्सा भड़का था। स्पेसएक्स ने अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट व्यावसायिक इस्तेमाल की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन इसका अंत शांतिपूर्वक नहीं हुआ। शुक्रवार को कंपनी ने टेक्सास से 12वीं स्टारशिप परीक्षण उड़ान लॉन्च की, जिसमें अगली पीढ़ी का रॉकेट महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए अंतरिक्ष भेजा गया। अब मिशन का अंत भारतीय महासागर में नियंत्रित जल अवतरण के साथ हुआ। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। फिर भी स्पेसएक्स इस परीक्षण को स्टारशिप V3 के लिए अहम मानता है। ये एक नया सिस्टम है जिसे अधिक बार स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करने और भविष्य में नासा के मिशनों को चांद पर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब हम शिखर पर पहुंच गए हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर युद्ध शुरू हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। जैसे जैसे दोनों पक्षों में गोलीबारी जारी है और मॉस्को और कीव पर हाल ही में हमले हुए, रूस से खबर है कि दबाव अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर असर डाल सकता है। धीमी अर्थव्यवस्था, इंटरनेट ब्लैकआउट्स और अभिजात वर्ग में निराशा के चलते अब युद्ध समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं कि सब कहां जा रहा है। फिर भी मॉस्को कहता है कि डॉनबास में जीत संभव है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुतिन अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है या फिर हम क्रेमलिन के अंदर ही दरारें देखना शुरू कर रहे हैं? आज रात हमारे पैनल में यूक्रेन युद्ध के राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा के लिए कैटरीना लिसुनोवा हमारे साथ हैं। वो यूक्रेनी पत्रकार और रजोम फॉर यूक्रेन में मीडिया सलाहकार हैं। हमारे साथ राष्ट्रपति पुतिन के पूर्व प्रवक्ता सरगेई मार्कोव
और वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन हैं। बहस शुरू करने से पहले पृष्ठभूमि जानते हैं। रूस का यूक्रेन पर युद्ध अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र की बढ़त का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अपने ही देश में व्लादिमीर पुतिन की राजनीतिक रूप से टिके रहने की क्षमता का भी सवाल बनता जा रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अभी भी डॉनबास पर पूरी तरह नियंत्रण को युद्ध का मुख्य लक्ष्य मानते हैं, लेकिन ये लक्ष्य बहुत भारी कीमत पर हासिल हो रहा है। रूसी हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन अब रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमले कर रहा है, जिससे मॉस्को इस युद्ध को जनता से पूरी तरह दूर नहीं रख सकता। पुतिन वर्षों से ऐसे झटके झेलते आए हैं जो किसी और नेता के लिए खतरा बन सकते थे। प्रतिबंध, सैन्य झटके, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, यहां तक कि सशस्त्र विद्रोह भी। लेकिन इन सब के बावजूद क्रेमलिन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने अब तक टिका हुआ है, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर रूस अपने घोषित युद्ध लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाता है और यहां तक कि क्रीमिया जैसे इलाकों में जो पिछले 10 सालों से रूस के मजबूत नियंत्रण में है, उसकी पकड़ कमजोर पड़ती है, तो क्या पुतिन को आखिरकार अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना पड़ेगा? अगर यूक्रेनी हमले लगातार रूसी आबादी वाले इलाकों तक पहुंचते, इससे युद्ध के लिए समर्थन और मजबूत होगा, या फिर रूसी लोग इसके खिलाफ होना शुरू कर देंगे? और अगर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, तो कब इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि क्रेमलिन के लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा? युद्ध शायद अभी अपने अंतिम चरण में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सवाल अब और तेज हो रहा है। क्या पुतिन के सत्ता में रहने के दिन गिने चुने रह गए हैं? ठीक है सभी लोग, अब हम 30 सेकंड की रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, जिसमें हर पैनलिस्ट को पहले सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। और वो सवाल है, क्या पुतिन के सत्ता में रहने के दिन गिने चुने रह गए हैं? कैटरीना, आप शुरू करें। धन्यवाद नताशा। हाँ, उनके दिन गिने चुने रह गए हैं। इसके कुछ बहुत आसान कारण हैं। सबसे पहले वो एक बूढ़े तानाशाह हैं और हर दिन, सचमुच हर दिन, ना सिर्फ सत्ता में उनके दिनों का अंत कर रहा है, बल्कि उनकी जिंदगी को भी खत्म कर रहा है। उनके दिन निश्चित रूप से गिने चुने रह गए हैं और साथ ही वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित हैं कि उनकी जंग उन्हें और उनके देश को कहाँ ले जा रही है। ठीक है सर्गे, आपकी राय? व्लादिमीर पुतिन अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि वो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं और सभी जानते हैं कि उनका समर्थन बहुत ज्यादा है। अब ये थोड़ा कम हुआ है, मुझे लगता है 75 से 68 के आसपास, कुछ ऐसा ही। लेकिन वो अब भी सभी लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय यूरोपीय नेता के रूप में दिखाई देते हैं और लोग उनके इस विचार का बहुत समर्थन करते हैं कि यूक्रेनी अवैध नाजी आतंकवादी शासन को खत्म किया जाना चाहिए और उसे ठंडा रखा जाना चाहिए। ठीक है ओवन, शुरू कीजिए। 30 सेकंड। नताशा, हम शायद पुतिन युग के अंत के ज्यादा करीब है बनिस्बत उसके शुरू होने के, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंत के बहुत करीब हैं। देखिए, जाहिर है कि पुतिन को देश में और मोर्चे पर समस्याएं हैं, लेकिन आखिरकार रूस अभी भी एक महाशक्ति है। यूक्रेन को ड्रोन युद्ध में अपनी उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता पर गर्व है और उसके पास भी कुछ रणनीतिक विकल्प हैं। लेकिन नताशा, आखिरकार यूक्रेन के पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। यह शब्दों का खेल जानबूझकर किया गया है। ठीक है, अब मैं इस चर्चा को लंबे जवाबों के लिए खोलना चाहूंगी और 30 सेकंड का टाइमर नहीं है। मैं राजनीतिक कमजोरी पर बात करना चाहती हूँ। क्या राजनीतिक कमजोरी के संकेत रूस से आ रहे वे सर्वेक्षण जो ये दिखाते हैं कि शायद पुतिन को अब पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है? क्या ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन से दूर और यूक्रेन के करीब ले जाएंगे? कैटरीना? मैं शुरू में कहना चाहूंगी कि आज यूक्रेन, खासकर कीव, अब तक के सबसे बड़े हमलों के बाद जागा है और रूस और पुतिन के बहुत ज़्यादा भ्रमित होने का एक बड़ा उदाहरण ये है कि वे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। एक बार फिर नागरिकों पर कोई सैन्य लक्ष्य नहीं और वे इन लक्ष्यों पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि उनका खुद का क्षेत्र यूक्रेनी बलों द्वारा हमला किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है और उसी रात और भी अधिक तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ये साफ दिखाता है कि रूसी सरकार को अपने लोगों की परवाह नहीं, लेकिन वे यूक्रेन को सांस्कृतिक और क्षेत्रीय रूप से नष्ट करना चाहते हैं। वापसी और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के बारे में, आखिरकार दिन के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप समझ जाएंगे कि यूक्रेन के पास बढ़त है और वे इसे समझेंगे। सबसे पहले अमेरिकी लोगों के लिए, अमेरिका के भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य इसी में है।
ये जल्दी होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश और लोगों से प्यार करते हैं और हम इसे निकट भविष्य में देखेंगे। सर्गेई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी वाकई समझदार व्यक्ति हमारे कीव के सहयोगी की कही बातों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि हर अगला वाक्य पिछले वाक्य का खंडन करता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही कट्टर रूप में सिर्फ प्रचार है। और कृपया ऐसा मत दिखाइए कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो वो कह रही है। बिल्कुल नहीं। राजनीतिक कमजोरी आदि के बारे में। और जैसा कि हम समझते हैं, ट्रंप ने क्रीमिया और डोनबास को रूस का हिस्सा मान्यता देने का फैसला किया और यूक्रेनी सैनिकों को डोनबास से पीछे हटना चाहिए और बदले में रूसी सेना को खार्किव क्षेत्र, खुम क्षेत्र और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र से, जिन्हें रूसी सेना ने कब्जा किया था, पीछे हटना चाहिए। और ये क्षेत्रीय अदला बदली और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्रीमिया और डोनबास पर अधिकार की मान्यता होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से उन्होंने पुतिन से ज़ेलेंस्की तक दूरी बना ली, क्योंकि ट्रंप के लिए पुतिन एक बड़े मजबूत राजनीतिक नेता हैं जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं। ज़ेलेंस्की उनके लिए दुश्मन है और वो ट्रंप के सभी दुश्मनों के दोस्त हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं और साथ ही ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों को झूठी जानकारी दी ताकि ट्रंप को जेल भेजा जा सके। और शायद आपको याद हो कि वो कुछ घंटे जेल में भी रहे थे। तो कोई मौका नहीं है। लेकिन ट्रंप अब उन समझौतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो अलास्का में हुए थे। इसीलिए स्थिति ऐसी है और ये युद्ध जारी ही रहेगा। सर्गेई, शायद आप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन वो परिणाम नहीं पा सकेगा जिसकी कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में ड्रोन सफलता, मध्य पूर्वी देशों की मदद और हथियारों में आत्मनिर्भरता को देखकर यूक्रेन ने इजराइल से सीखा कि रक्षा उद्योग मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। यूक्रेन का काम सराहनीय है, वही रूस को भी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप बस एक दिन का नतीजा देखिए। कल के युद्ध अध्ययन संस्थान की रिपोर्ट पढ़िए। यह किसी दुखद युद्ध फिल्म जैसा लगता है। एक तरफ यूक्रेनी सेना रूसी मोर्चे के पीछे और गहराई तक जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैन्य ब्लॉगर्स कहते हैं कि अधिकारी युद्ध में अपनी उपलब्धियां बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वहां चर्चा है कि यूक्रेनी रूसी क्षेत्र में रासायनिक संयंत्रों और तेल ढांचों पर कैसे हमला कर पा रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। रिपोर्ट में जो नहीं बताया गया वही हमने पहले सुना था। कीव इंडिपेंडेंट के इरिया पोनोमारेंको के अनुसार रूसी हमलों में कीव के चेर्नोबिल म्यूजियम पर भी हमला हुआ। ये देखकर दुख होता है कि वस्तुएं नष्ट हो गई और नागरिकों के मारे जाने की संभावना है। साथ ही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव पर रूसी मध्यम दूरी की मिसाइल के हमले की चेतावनी दी। मुद्दा यह है कि हर पक्ष ने दिखा दिया है कि वो अपनी जगह टिक सकता है, वॉर कर सकता है और अब भी लड़ सकता है। यूक्रेन के लिए 4 साल में यह प्रभावशाली परिणाम है, लेकिन यह अधिकतम नहीं है। अगर यूक्रेनियन मानते हैं कि हवा उनके पक्ष में है, तो शायद वे खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि रूस आखिरकार एक महाशक्ति है और विषम युद्ध केवल तभी काम करता है जब लड़ाई में बड़ा और मजबूत पक्ष नियमों और मानदंडों से बंधा महसूस करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा करते हैं, और अगर वो पूरी तरह से हालात को और गंभीर करने के लिए तैयार है तो वे युद्ध जीत सकते हैं, चाहे यूक्रेन की उपलब्धियां कुछ भी हों। कैथरीन, मैंने देखा कि हमारे दोनों मेहमानों की बातों पर आपके चेहरे पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। ओवन के जवाब में आप क्या कहेंगे? मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ, कीव में नहीं। ये सिर्फ आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट करने के लिए कह रही हूँ। एक और बात यह है कि बहुत से लोग इस तर्क को मानते हैं कि रूस के पास सिर्फ उसके आकार की वजह से ताकत है, लेकिन रूस के पास कोई तकनीकी विकास क्षमताएं नहीं हैं। रूस के पास हमेशा से केवल एक ही संसाधन रहा है, उसके प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें वे जमीन से निकालकर सबको बेचते हैं।
लेकिन उसके पास कभी भी तकनीक और अन्य विकासों में बढ़त नहीं रही और हम इसे अभी साफ तौर पर देख सकते हैं। युद्ध की बात करें तो रूस का आकार उसके खिलाफ है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त वायु रक्षा नहीं है जिससे सभी सैन्य और आर्थिक ठिकानों की सुरक्षा हो सके। हम देख रहे हैं कि ये कितनी सक्रियता से काम कर रहा है। अब आप जानती हैं, मैं हाल के हफ्तों में बढ़ती रूसी हताहतों की संख्या के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। आप जानती हैं, हमने ओवन को यूक्रेन के उन हमलों का जिक्र करते सुना जो रूस के ऐसे हिस्सों पर हो रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी या बहुतों को नहीं थी कि यूक्रेन हमला कर सकता है। मेरा सवाल सर्गे के लिए है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम मॉस्को में सोच में बंटवारा देख रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध के कारण रूसी पक्ष में मौतों की संख्या बढ़ रही है। ग्रेट रशियंस मौतें, क्योंकि ये सारी अथॉरिटीज सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और आंकड़ों को देखिए, बहुत आसान है। पिछले 2 वर्षों के दौरान मारे गए सैनिकों के शवों का आदान प्रदान हुआ था। ये 1 बनाम 40 है। 1 बनाम 40, एक रूसी सैनिक के बदले 40 यूक्रेनी सैनिकों का आदान प्रदान हुआ है। ये पिछले 2 वर्षों के दौरान हुआ है। अब ये थोड़ा बदल गया है और अब 1 बनाम 15। इसका मतलब है कि अब भी भले ही रूसी आक्रमण थोड़ा कम हुआ हो, फिर भी अप्रैल में ये अनुपात 1 रूसी मारे गए सैनिक के बदले 15 यूक्रेनी सैनिकों का था। हाँ, हमें सिर्फ मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं, बल्कि रूसी सेना की बढ़त भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसी वजह से युद्ध का मैदान रूसी नियंत्रण में है। लेकिन ये भी दिखाता है कि ये सोचना भी असंभव है तर्क संगत और समझदारी से कि रूस ने, कैसे कहें, सीरिया में यूक्रेन से ज्यादा सैनिक मारे हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रूस की मांगे डोनबास को लेने की नहीं है। नहीं 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 नहीं, रूस की मांग है कि यूक्रेन एक लोकतांत्रिक, सामान्य, तटस्थ देश होना चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी है वो नियो नाजी आतंकवादी शासन नहीं होना चाहिए। इसीलिए रूस स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के खिलाफ राजनीतिक दमन रोकने की मांग करता है। रूसी भाषा के खिलाफ राजनीतिक दमन को रोकना, रूसी भाषा जो 70% रूसियों की मातृभाषा है। ठीक है सर्गे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, पूछो। मैं आपसे रूस भर में जो इंटरनेट ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उनके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर ये आप जानते हैं जो हताहतों की संख्या बताई जा रही है वो असल में झूठी है, तो फिर रूस में इतने बड़े इंटरनेट ब्लैकआउट क्यों हैं जिससे आम नागरिकों के लिए वैश्विक मीडिया तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, खासकर जंग के समय? रूसी हताहतों की संख्या कम नहीं हुई है, लेकिन ये यूक्रेनी हताहतों की संख्या की तुलना में काफी कम है। मुझे याद रखना चाहिए कि रूस के पास है, पर बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं। सवाल है, हम इंटरनेट ब्लैकआउट्स क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैंने समझाया था। अरे ये तो जबरदस्त है। रूस में अब भी यूक्रेन की तरह कोई व्यापक लामबंदी नहीं हुई है। बस इन सभी सालों में केवल स्वयंसेवक ही युद्ध में गए हैं, युद्ध शुरू होने के बाद से सिर्फ 1 महीने को छोड़कर। और अगर आप इंटरनेट देखें तो रूस अब अपना खुद का मुख्य मैसेंजर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अधिकारी मानते हैं कि ये राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक है। अगर मुख्य मैसेंजर पश्चिमी देशों के नियंत्रण में हैं, जो रूस के खिलाफ हाइब्रिड और प्रॉक्सी युद्ध में शामिल हैं, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर रूसी लोग बेशक दूसरे मैसेंजर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और ऐसे कई इंटरनेट ब्लैकआउट इसी वजह से किए जाते हैं, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल यूक्रेनी ड्रोन निशाना साधने के लिए करते हैं। हाँ, इसी वजह से ये सीमित है। लोग खुश नहीं हैं। मैं बोलने से डरता हूँ, हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी वे इसे हकीकत मानते हैं। और वैसे ये आने वाले कुछ सालों में यूरोपीय देशों में भी हकीकत होगी। कैटरीना, क्या आप उस बात का जवाब देना चाहेंगी जो हमने अभी सर्गे को कहते हुए सुना? मेरा मतलब है, सच कहूँ तो मैं बस यही कह सकती हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी अपने मारे गए सैनिकों के शवों को नहीं ले जा रहे हैं, और जितनी बड़ी संख्या में उनके सैनिक मारे गए हैं,
ये दिखाता है कि उन्हें अपने लोगों की परवाह नहीं है। शायद उन्हें असली हताहतों की संख्या नहीं पता, क्योंकि वे इस भ्रमित जंग में लड़ रहे हैं और सही आंकड़े मालूम नहीं हैं। और ये भी एक और सच्चाई है कि वे जितने लोग मारे जा रहे हैं उतने शव वापस नहीं लाना चाहते, या शायद वे उन शवों को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। ये वास्तव में रूस में इस समय जो स्थिति है उसकी बहुत ही दुखद तस्वीर है। और मैं चाहती हूँ कि आपको जवाब देने के लिए थोड़ा समय दूं सर्गे, आगे बढ़िए। वो झूठ बोल रही है, उसने अभी झूठ बोला है। मुझे लगता है सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है। क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ बातें। सबसे पहले सरगेई, मुझे कहना है, एक इजरायली और एक यहूदी के तौर पर यूक्रेनी सरकार को नाजी कहना बेहद अपमानजनक है। मुझे पता है कि आप यहूदी लोगों के प्रति द्वेष या यहूदी विरोधी भावना से ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझे यह पता है। लेकिन मुझे लगता है और मुझे शक है कि मैं अकेला नहीं हूं जो यह महसूस करता है कि नाजी विरासत और नाजी आतंक को कम करना, उस लेबल को यूक्रेन की सरकार पर लगाना जो कि साफ तौर पर उसका हकदार नहीं है, बेहद आपत्तिजनक है। साथ ही इंटरनेट में व्यवधान के मुद्दे पर मैं आपकी यह बात समझता हूं कि यूक्रेनी संभावित रूप से रूस के खिलाफ सैन्य रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इजराइल में पिछले 2.5 सालों में कुछ जगहों पर जीपीएस सिस्टम कुछ समय के लिए बंद होते देखा है। हालांकि यह हमारे लिए निराशाजनक था, हमने समझा, लेकिन रूस में इंटरनेट प्रतिबंधों की व्यापकता निश्चित रूप से सूचना नियंत्रण का प्रयास लगती है। इन सब के बावजूद नताशा, पिछले 4 साल के कड़वे अनुभवों से हमने सीखा है कि यह युद्ध सिर्फ न्याय नहीं, शांति के लिए भी है। इन दोनों लक्ष्यों में संतुलन पहले जितना ही जरूरी है। मुझे यूक्रेनी पक्ष के संभावित घमंड की चिंता है। ऐसा महसूस होना कि चाहे युद्ध के मैदान में थोड़ी बहुत सफलता हो, भू राजनीतिक रूप से सफलता मिली हो, ड्रोन युद्ध के मामले में और रूसी क्षेत्र के अंदर गहरे हमलों के मामले में संचालनात्मक रूप से सफलता मिली हो, ये सफलताएं प्रभावशाली हैं। लेकिन यूक्रेन को याद रखना चाहिए कि असममित युद्ध में मजबूत पक्ष नियमों से बंधा नहीं होता। और हां, जब आखिरकार मजबूत पक्ष के पास परमाणु हथियार होते हैं तो घमंड को सीमित करना जरूरी है और नीति को तर्क संगत बनाना चाहिए और समझदारी और व्यवहारिकता जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि कीव के लोग इस कठिन स्थिति में इसे ध्यान में रख रहे हैं। सर, मैं जानना चाहती हूं कि इस समय पुतिन और क्रेमलिन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह से ये युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि अभी भी कई लड़ाइयां बाकी हैं? रूस इलाकों के लिए नहीं लड़ रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस यूक्रेन में लोगों की आजादी के लिए लड़ रहा है। सबसे पहले उन लोगों की आजादी और सुरक्षा के लिए जिन्होंने जनमत संग्रह में वोट दिया और इन 5 नए क्षेत्रों में रूस में शामिल हुए, साथ ही यूक्रेन में रहने वालों के लिए दी। उन्हें नए नाजी शासन से आजाद होना चाहिए। मैं इस पर जोर दे रहा हूं। अगर चाहें तो मैं आपको एक आसान तथ्य दे सकता हूं जिसे अमेरिकी कांग्रेस से साबित किया जा सकता है कि ये नया नाजी शासन है। ये बहुत आसान है और रूस चाहता है कि यूक्रेन शासन से कोई खतरा ना हो, न ही रूस को और न ही यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोगों को, और वहां बहुमत में रूसी लोग ही रहते हैं यूक्रेन में, क्योंकि कीव, जैसा कि आप जानते होंगे, इतिहास में 3 शताब्दियों तक रूसी राजधानी रहा है। यूक्रेन 1000 साल तक रूस का हिस्सा रहा है और यूक्रेन का मतलब ही है, आप जानते हैं, रूस का कोना। ये यूक्रेन शब्द का अनुवाद है रूस का कोना। तो रूस के लिए, इसलिए व्लादिमीर पुतिन के लिए लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। यूक्रेनी शासन से कोई खतरा नहीं है, न रूस को न ही यूक्रेन के नागरिकों को। मतलब सैन्यीकरण खत्म करना, नाजी विचारधारा का अंत करना, लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक दमन को रोकना। बहुत सरल। कातरीना, मैं इस पर आपकी राय सुनना चाहती हूँ। क्या आपके अनुसार युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है या हमारे सामने अभी भी कई सालों की लड़ाई बाकी है? और साथ ही आप सर्गे को भी जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने देखा कि आप सिर हिला रही थी।
तो सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये उतना ही लंबा चलेगा जब तक कि रूसी बयानबाजी वैसी ही रहेगी जैसी हमने अभी सुनी है। जब तक वे अपनी बयानबाजी नहीं बदलते तब तक हालात शायद ऐसे ही रहेंगे। हालांकि यूक्रेन को निश्चित रूप से और अभी भी क्षेत्रीय लाभ मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जब यूक्रेन रूसियों को पीछे धकेल देगा तब भी रूस हमला करता रहेगा। शायद हम इजराइल जैसी स्थिति देखेंगे और हम कुछ समय तक साथ साथ रहेंगे जब तक कि रूस ये स्वीकार नहीं कर लेता कि वो यूक्रेन पर कोई क्षेत्रीय दावा नहीं कर सकता। चाहे वो किसी भी प्रचार या ऐतिहासिक विचारों या किसी भी वजह पर आधारित हो, उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब तक वो ये नहीं समझते तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन ये हर दिन रूस के लिए और भी कठिन और मुश्किल होता जाएगा। मैं आपको निश्चित रूप से ये बता सकती हूँ कि मुझे पता है कि रूस पर हमले, ड्रोन हमले, जवाबी हमले साल के अंत तक कई गुना बढ़ जाएंगे और भी बड़े होंगे और रूसी हताहतों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यही हम इस साल के अंत तक देखेंगे। क्या रूस पुतिन के नेतृत्व में इसे समझेगा और अपने लोगों को बचाएगा या नहीं, ये सवाल उनके लिए खुला है। ठीक है, दुर्भाग्यवश हमें इस बहस को यहीं समाप्त करना होगा। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी। हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें ग्लोबल आई पर, हम जल्दी ही वापस आएंगे। और हम ग्लोबल आई पर वापस आ गए हैं। मैं नताशा किरचिक हूं और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक भरी हुई पैसेंजर ट्रेन पर एक विनाशकारी आत्मघाती बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास विस्फोटकों से भरी गाड़ी ट्रेन के गुजरते वक्त फटी, जिससे 2 डिब्बे पलटकर जल गए। यहाँ कई लोग हताहत हुए और कई घर तबाह हो गए। मैं इसी इलाके का हूँ। सुबह बड़ा धमाका हुआ था। जब मैं बाहर आया और देखा तो ट्रेन के चारों तरफ पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। अलगाववादी समूह BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जबकि मारे गए लोगों में आम नागरिक भी थे। ये एक समूह है जो पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। अब पूर्वी अफ्रीका में सेकंड हैंड कपड़ों पर नीतिगत लड़ाई जारी है, जिसका मुख्य मुद्दा बहुत सरल है। सरकारों का कहना है कि पश्चिम से सस्ते आयात की बाढ़ के कारण घरेलू वस्त्र उद्योग खड़ा करना लगभग असंभव हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नौकरियां तो बनती हैं, पर देश निर्माण की बजाय कम मूल्य के पुनर्विक्रय तक सीमित रह जाते हैं। इसी वजह से युगांडा हाल ही में इस्तेमाल किए गए कपड़ों पर 30% कर लगाने वाला नवीनतम देश बन गया है। समर्थकों के अनुसार इससे स्थानीय उद्योग और पर्यावरण सुरक्षित होंगे, जबकि आलोचक मानते हैं कि इससे सामान उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो सकता है और उत्पादन अंतर नहीं सुलझेगा। अब कनाडा दशकों में राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी परीक्षा झेल रहा है। इस अक्टूबर में तेल संपन्न प्रांत अल्बर्टा मतदान करेगा कि वो कनाडा में रहेगा या स्वतंत्र राज्य बनेगा, और संभावित स्वतंत्रता जनमत संग्रह की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगा। ये कदम ऐसे समय आया जब सैकड़ों हजार अल्बर्टा वासियों ने ऊर्जा नीति, करों और ऑटवा के संघीय हस्तक्षेप से निराश होकर याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। मैं अल्बर्टा और कनाडा के प्रति वफादार हूँ, लेकिन मानती हूँ कि हमारा देश तब कहीं ज्यादा मजबूत और समृद्ध होता है जब हम प्रांतों के अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें न्यूनतम संघीय हस्तक्षेप के साथ खुद शासन करने का अधिकार दें। अल्बर्टा वासी, क्यूबेक वासी और बाकी सभी प्रांतों को भी अपनी दिशा और भविष्य नियंत्रित करने का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि ऑटवा। अलगाववादी नेता मानते हैं कि अल्बर्टा कनाडा को अधिक देता है, लेकिन उतना वापस नहीं पाता, और कुछ ने अमेरिका से करीबी संबंधों का सुझाव दिया है।
अब बड़ा सवाल है, प्रतिबंधित सैन्य हवाई क्षेत्र में क्या उड़ रहा है? वो सवाल फिर से सुर्खियों में है क्योंकि पेंटागन ने पहले गोपनीय रही यूएफओ फाइलों का एक और बड़ा बैच जारी किया है जिसमें इंफ्रारेड वीडियो भी शामिल हैं। इनमें अमेरिकी सैन्य विमानों के पास घनी आबादी में उड़ती अजीब वस्तुएं दिखती हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक परग्रही जीवन का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि इन घटनाओं में से कई का अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एक हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में तो यहाँ तक बताया गया है कि चमकदार गोलाकार वस्तुएं कथित तौर पर एक सैन्य मिशन के दौरान फाइटर जेट्स का पीछा कर रही थी। ये फाइलें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारदर्शिता बढ़ाने के आदेश का हिस्सा है ताकि अमेरिकी जनता खुद तय कर सके कि क्या हो रहा है। अब जानते हैं इस हफ्ते की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो शायद आपसे छूट गई हों। चीनी नेता शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से कुछ ही दिनों के अंतराल में मुलाकात की, जो इस समय बहुत कम विश्व नेता कर सकते हैं। अब खबर है कि चीनी राष्ट्रपति अगली बार उत्तर कोरिया जा सकते हैं, जहां किम जोंग उन के साथ शिखर सम्मेलन हो सकता है, जिससे वैश्विक कूटनीति में बीजिंग की भूमिका मजबूत होगी। अब इसका समय बहुत दिलचस्प है क्योंकि चीन लगातार खुद को एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो अब भी सभी से बात कर सकती है। वॉशिंगटन, मॉस्को, तेहरान, प्योंगयांग, दुनिया जब और बटी और अस्थिर हो रही है तो इस प्रतीकात्मकता के पीछे असली रणनीतिक सवाल छिपे हैं। और सवाल है, चीन का उत्तर कोरिया पर कितना असर है? अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पियोत्र कुर्सिन। वो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी और भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अब शी जिनपिंग ने ट्रंप और पुतिन की मेजबानी की है, जल्द ही किम जोंग उन से भी मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि चाइन इन सभी वैश्विक शक्ति संबंधों के केंद्र में खुद को रखकर कौन सा संदेश देना चाहता है? आपके साथ होना अच्छा है। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग, पुतिन, ट्रंप जैसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझना हमेशा दिलचस्प होता है। इन्हें हम ताकतवर नेता कह सकते हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग जिनमें अधिक केंद्रीकृत सरकार का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, या ट्रंप के मामले में ऐसा बनने की आकांक्षा रखने वाले। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग की सोच काफ़ी हद तक उनके राष्ट्रीय पुनर्जागरण के विचार से जुड़ी है। ये विचार कि चीन को अपमान के सदी के बाद अपनी महिमा फिर से हासिल करनी है। शी जिनपिंग का बचपन माओ जेडोंग और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कठिन दौर में बीता, जब उन्होंने चीन को मुश्किल समय में देखा। मुझे लगता है कि इससे उनके पालन पोषण पर काफ़ी असर पड़ा। उनके पिता सरकार में थे। वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हू जिंताओं और पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक व्यवस्थित रूप से चीन के हितों को स्थापित किया है। इससे पता चलता है कि चीन सबके साथ अच्छे संबंध बना सकता है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इन बैठकों के होने के पीछे दोनों पक्षों की अपनी अपनी वजहों से देरी हुई थी, लेकिन चीन को ये सब एक साथ करने की जरूरत नहीं थी। ये तथ्य कि पुतिन और शी की मुलाकात 20 मई को हुई और इसे उसी दिन आयोजित किया गया, जो चीनी भाषा में आई लव यू के होमोफोनिक अर्थ के कारण खास महत्व रखता है, यह एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला था। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि शी ने ट्रंप के साथ समय बिताया, लेकिन असल में वो पुतिन से मिलना चाहते थे। और मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं कि वे दोनों शी के ट्रंप के साथ अनुभव, उन्हें कैसे संभालना है, कैसे उसे अपने हिसाब से चलाना है, वगैरह के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये निश्चित रूप से बीजिंग के लिए पिछले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं उत्तर कोरिया के हाल के संविधान संशोधन पर बात करना चाहती हूँ। उन्होंने दक्षिण कोरिया से पुनः एकीकरण का उल्लेख हटा दिया है। ये आपके लिए क्या संकेत देता है और इसका बीजिंग और किम जोंग उन के इस तरह की बैठक को अंजाम देने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दिलचस्प है। किम जोंग उन हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, है ना? हमने पहले भी देखा है कि वो वैश्विक प्रणाली, वैश्विक समुदाय में प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रयास करते रहे हैं। और ये निश्चित रूप से अजीब है कि उत्तर कोरिया का ना तो जिक्र हो रहा है, ना ही उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि दुनिया इतनी बटी हुई और अराजक है। ईरान, यूक्रेन और बाकी सब कुछ हो रहा है। इस बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि किम जोंग उन कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि अब तक ध्यान उत्तर कोरिया पर नहीं रहा है। तो
मुझे लगता है कि एक बात तो यही है कि देखना होगा कि वो कैसे व्यवहार करते हैं बस। लेकिन इससे पहले कि मैं खास तौर पर चीन की बात करूं, एक बात समझने वाली है कि रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी और गहराई से मजबूत हुए हैं। उत्तर कोरियाई लोग रूसी युद्ध में काफी हद तक शामिल हैं। रूसियों ने काफी समय तक इस बात से इनकार करने की कोशिश की थी और फिर ये खुलकर सामने आ गया कि 10,000 उत्तर कोरियाई मदद कर रहे थे, न सिर्फ प्रतीकात्मक या लॉजिस्टिक तरीके से बल्कि सचमुच मोर्चे पर भी। कुर्स्क में जब यूक्रेनियन ने रूस के ओब्लास्ट में बड़ा इलाका कब्जा किया, चीन को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। वे चीन को यथास्थिति बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि उसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से फायदा होता है, भले ही वह इसमें थोड़ा बदलाव कर अमेरिका की प्रभुत्वशाली स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन चीन उत्तर कोरिया या रूस जितना लापरवाह या विघटनकारी नहीं है, इसलिए चीन ने इस रिश्ते का स्वागत नहीं किया। अनुच्छेद 2 की बात करें जो उत्तर कोरिया के क्षेत्र की परिभाषा है, तो ये एक बड़ा और मेरे हिसाब से कम रिपोर्ट किया गया बदलाव है कि अब उत्तर कोरिया पुनर्एकीकरण को किस नजरिए से देखता है। ये चीन के लिए समस्या है क्योंकि वह न तो सुर्खियों में आना चाहता है, न ही अपनी सीमा पर अशांति चाहता है। उसके अपने घरेलू मुद्दे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ईरान, रूस के अवशेष और इन घटनाओं से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी हैं, जिन्हें चीन अपने हितों के लिए स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर उत्तर कोरिया समस्या बना तो ये शी जिनपिंग के लिए और सिरदर्द होगा। ठीक है पियोत्रा, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत रोचक। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या ये बैठक वास्तव में होती है या नहीं। लेकिन अब हम एक बिल्कुल अलग विषय की ओर बढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। अगर आप गर्मी की छुट्टियों की बुकिंग इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि मध्य पूर्व का संघर्ष उड़ानों को एक बार फिर बाधित कर सकता है या टिकटों की कीमतें आसमान छूने पर मजबूर कर सकता है, तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। यूरोप की एयरलाइंस को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खाड़ी के आसपास की लड़ाई के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मार्ग प्रभावी रूप से बाधित हो गए हैं, जो जेट ईंधन आपूर्ति की एक अहम धुरी है। कभी ईंधन की कीमतें दोगुनी थीं और यूरोप में कमी की आशंका थी, लेकिन ईजीजेट की सीईओ ने यात्रियों को ना घबराने की सलाह दी। वो कहते हैं कि इस गर्मी में उड़ानें योजना के अनुसार चलेंगी। फिर भी एयरलाइंस चेतावनी दे रही हैं कि यात्री अब अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वे बुकिंग करने में ज्यादा समय ले रहे हैं, कीमतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और वास्तव में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भू राजनीतिक संकट अस्थायी उथल-पुथल है या कुछ ऐसा जो आने वाले महीनों के लिए यात्रा लागत को वाकई बदल सकता है। और अब मैं अर्थशास्त्री एलेक्स कोहन की ओर रुख करना चाहूंगी, जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, ताकि हमें ये समझने में मदद मिल सके कि ये बढ़ती ईंधन कीमतें और उपभोक्ताओं की चिंता आखिरकार क्या मायने रखती है। तो यहाँ बहुत ही मिश्रित संदेश मिल रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जिसे यात्रा करना बहुत पसंद है, मैं निश्चित रूप से इजराइल से उड़ान भर रही हूँ। मैं आखिरी पल तक टिकट बुक करने का इंतजार करती हूँ क्योंकि कभी नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है। लेकिन जाहिर है विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुभव अलग होता है। एयरलाइंस ने कहा कि तुरंत ईंधन की कमी नहीं, लेकिन जेट ईंधन महंगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगी कि इससे एयरलाइन इंडस्ट्री, मुनाफे और टिकट की कीमतों पर कितना दबाव पड़ रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि टिकट की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं? ये एयरलाइंस के लिए शर्मनाक समय है। कई बड़े एयरपोर्ट हब्स, खासकर दुबई जैसे खाड़ी देशों में बंद हो गए। कुछ एयरलाइंस दिवालिया हो गईं। स्पिरिट एयर, मैग्निफिक चार्टर, जॉय एयर, तीनों एयरलाइंस दिवालिया हो गईं। जैसा आपने कहा, कीमतें बढ़ रही हैं और लोग परेशान हैं। इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन सीईओ को अमेरिका और ईरान के बीच क्या होगा ये नहीं पता। उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य के साथ क्या होने वाला है या ऐसा कुछ, ये उन्हें नहीं पता। वे बस लोगों को शांत करना और कहना चाहते हैं कि कृपया टिकट जल्दी खरीद लें ताकि हम आराम से सो सकें, क्योंकि हमारी उड़ानें सच में भर जाएंगी। जिस बात को वे ध्यान में रख सकते हैं वो ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत आक्रामक है। तो जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप अचानक तेल के नए स्रोत देखते हैं। खासकर अमेरिका एक बड़ा तेल और गैस निर्यातक बन गया है। दक्षिण अमेरिका के साथ भी यही स्थिति है। तो क्योंकि खाड़ी में तेल बहुत सस्ता है, लेकिन अब खाड़ी होर्मुज जलडमरू मध्य के कारण सीमित हो गई है, आप अचानक देखते हैं कि महंगा तेल भी प्रतिस्पर्धी बन गया है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि अचानक आपूर्ति कुछ हद तक होर्मुज जलडमरू मध्य की समस्या को संतुलित कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है, लेकिन इसे थोड़ी सावधानी के साथ लेना चाहिए।
आप जानती हैं, हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोग अब फ्लाइट्स बाद में बुक कर रहे हैं। फिर से मैंने अपनी खुद की बात कही थी, मैंने भी ऐसा किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस संघर्ष के कारण बहुत अनिश्चितता है। इससे उपभोक्ता विश्वास के बारे में क्या पता चलता है? क्या एयरलाइंस और इंडस्ट्री को पहले ही नुकसान हो रहा है? उन्हें नुकसान हुआ है। कई एयरलाइंस को घाटा हुआ है। EasyJet को घाटा हुआ है। एयर फ्रांस, कतर एयरलाइंस को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थीं। तो काफी सारी एयरलाइंस दबाव में है। कुछ एयरलाइंस ने तेल की कीमतों के जोखिम से बचाव किया था, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ एयरलाइंस ने पहले से सोचकर इसका ध्यान रखा। एक और समस्या है कमजोर डॉलर, क्योंकि कई एयरलाइंस को डॉलर में भुगतान मिलता है, जिससे उनकी बैलेंस शीट को नुकसान हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वे तेल या अन्य सेवाओं के लिए भुगतान कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही अस्थिर माहौल है जिसमें वे काम कर रहे हैं। कभी कभी इसे परफेक्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जब आपके पास तेल की कमी हो, महंगा तेल हो और डॉलर हो जो गिरता जा रहा है। तो ये सारी अनिश्चितता कई संकट पैदा करती है जिन्हें तुरंत संभालना जरूरी है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि वे अच्छा काम करेंगे। उनमें से कुछ के पास तो विशेष सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हैं जो मूल रूप से मौसम संबंधी संकटों के लिए विकसित किए गए थे, लेकिन वे तेल, युद्ध और अन्य सभी मामलों में भी पूरी तरह से लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ उड़ानों से आगे बढ़कर वैश्विक आर्थिक स्थिति पर व्यापक नजर डालना चाहती हूँ। अभी के संघर्ष से सबसे प्रभावित उद्योग या क्षेत्र कौन से हैं जिन पर उपभोक्ताओं को ध्यान देना चाहिए? मेरा मतलब है वे उद्योग जिन्हें ज्यादा ऊर्जा चाहिए। एक नया उद्योग, ऐसा ही एक उद्योग है AI उद्योग, क्योंकि वे बड़े बड़े कंप्यूटर फार्म का उपयोग कर रहे हैं जो बड़े भाषा मॉडल्स के लिए सारी प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटिंग के बड़े फार्म्स बहुत ज़्यादा और महंगी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे हाल ही में पाना और मुश्किल हो गया है। अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हम जो भी कपड़े अभी पहन रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सुदूर पूर्व में बनाए गए हैं। नतीजतन कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल समेत सभी उत्पादों की सप्लाई चेन सीमित हो जाती है, जैसा कि हमने कोविड महामारी में देखा था। और इसका नतीजा यह है कि इन सभी सप्लाई चेन में बाधा आ गई है, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ा स्टॉक बाद में भेजना पड़ेगा, तो इससे कमी वगैरह हो जाती है। ये मौका स्टॉक रखने वालों के लिए है जो इसका लाभ ले सकते हैं। ये उनके लिए खतरा है जो बिना प्रोडक्ट्स के फंसे हुए हैं। तो ये वे मुख्य उद्योग हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी एलेक्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुशी हुई। मुझे लगता है हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें इस बारे में कुछ स्पष्टता मिलेगी कि क्या हम अपनी अगली छुट्टी सस्ते में मना सकते हैं या नहीं। हम इसके हकदार हैं, हम इसके हकदार हैं, हम इसके हकदार हैं। ठीक है, अब हम अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के कई बच्चों के अस्पतालों में विशेष रूप से प्रशिक्षित फैसिलिटी डॉग्स अब देखभाल टीमों के पूर्णकालिक सदस्य बन रहे हैं। वे बच्चों को दर्द, तनाव और डर से उबरने में मदद कर रहे हैं। आप जरूर देखना चाहेंगे। फैसिलिटी डॉग्स अब बच्चों के अस्पतालों में ज्यादा दिखने लगे हैं। वो क्लिनिकल टीमों के साथ फुल टाइम काम कर रहे हैं, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं। माउंट सीनाई क्रेविस चिल्ड्रन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में आइस और समर कुत्ते एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिससे बच्चों के लिए अस्पताल कम डरावना लगे। ये सामान्य स्वयंसेवी थेरेपी डॉग्स नहीं हैं। ये प्रशिक्षित फैसिलिटी डॉग्स हैं जो हैंडलर्स के साथ हफ्ते में 40 घंटे तक काम करते हैं और अस्पताल के उन संवेदनशील क्षेत्रों में जाते हैं जहां वॉलंटियर डॉग्स नहीं जा सकते। ये पारंपरिक वॉलंटियर पेट थेरेपी प्रोग्राम से बहुत अलग है। वॉलंटियर प्रोग्राम में कुत्ते हफ्ते में अधिकतम 1 से 3 घंटे के लिए आते हैं और मरीजों से मिलने जाते हैं। हमारे फैसिलिटी डॉग्स को अस्पताल में काम के लिए सर्विस डॉग्स की तरह प्रशिक्षित किया गया है। लक्ष्य सीधा है, सुकून देना, तनाव घटाना और बच्चों को कठिन इलाज में मदद करना। कुछ मरीजों के लिए इसका मतलब किसी दर्दनाक या डरावनी प्रक्रिया के दौरान पास में कुत्ते का होना है। कुछ दूसरे मरीजों के लिए इसका मतलब बिस्तर से उठने, थोड़ा चलने फिरने या ऐसी जगह में फिर से बच्चे जैसा महसूस करने की प्रेरणा मिलना है, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। विशेषज्ञों के अनुसार ये कार्यक्रम पूरे अमेरिका में फैल रहे हैं और जॉन्स हॉपकिंस, नॉर्टन चिल्ड्रन, सेंट लुइस चिल्ड्रन और माउंट सीनाई जैसे अस्पताल बच्चों की देखभाल में मदद के लिए फुल टाइम फैसिलिटी डॉग्स का उपयोग कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन कुत्तों के साथ थोड़ी सी बातचीत भी बच्चों की भलाई में सुधार कर सकती है, तनाव कम कर सकती है और उन्हें दर्द से निपटने में मदद कर सकती है।
यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की ह्यूमन एनिमल बॉन्ड लैब के विशेषज्ञों के अनुसार ये कुत्ते अस्पताल में माहौल सामान्य करने, बच्चों को प्रक्रियाओं के लिए तैयार करने और उनकी रिकवरी में मदद कर सकते हैं। उन्हें भी हमारे हैंडलर्स की तरह सवेतन छुट्टी मिलती है, तो वे अपने हैंडलर्स के साथ छुट्टी पर रहते हैं। जब वे काम पर नहीं होते तो वे अपने मुख्य हैंडलर्स के साथ घर पर रहते हैं और बस एक सामान्य कुत्ते की तरह रहते हैं। जब वे काम पर नहीं होते तो उनकी जैकेट उतार दी जाती है और वे बस एक पालतू जानवर की तरह रहते हैं। अस्पताल में लंबे समय रहने वाले परिवारों पर वो समर्थन गहरा असर डाल सकता है। कर्मचारी कहते हैं कुछ बच्चे कुत्तों से गहरा रिश्ता बना लेते हैं। जिन मरीजों को कठिन इलाज झेलना पड़ता है उनके लिए सुकून के पल बड़ा फर्क ला सकते हैं। काफी अद्भुत है। कुत्तों जैसा कोई नहीं होता। अब हम अगली कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। कई दशकों से क्यूबा के कम्युनिस्ट नेतृत्व ने अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और अलगाव के बीच रूस चीन के समर्थन से खुद को कायम रखा है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इसे एक नए स्तर पर ले जा रहा है। अमेरिकी अदालत ने पूर्व क्यूबाई नेता राउल कास्ट्रो पर 1996 में एक क्यूबाई अमेरिकी असंतुष्ट समूह द्वारा उड़ाए जा रहे 2 नागरिक विमानों को गिराने के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। ये घटना फ्लोरिडा के क्यूबाई निर्वासित समुदाय के लिए आज भी संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इस कदम पर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। मॉस्को और बीजिंग ने वॉशिंगटन पर डराने और शासन परिवर्तन की रणनीति का आरोप लगाया। और ये ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने उस देश पर ताजा प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे क्यूबा को तेल आपूर्ति पर लगभग पूरी तरह से रोक लग गई है, जिससे वहां ईंधन संकट और भी बढ़ गया है और लंबे समय तक बिजली कटौती और खाद्य संकट हो रहा है। अब हमारे साथ जॉन कावलेक जुड़ रहे हैं, जो न्यूयॉर्क के अमेरिका क्यूबा व्यापार और आर्थिक परिषद के अध्यक्ष हैं। आप राउल कास्ट्रो पर आरोप पत्र दायर होने को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? क्या आपको लगता है कि ये ज्यादातर प्रतीकात्मक है या वास्तव में ये क्यूबा के प्रति अमेरिका की और आक्रामक कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है? और आपको क्या लगता है कि वो कैसा दिखेगा? ये मूल रूप से दोनों चीज़ों का संयोजन है जो आपने कही। ये दिखावटी है, ये प्रतीकात्मक है। राउल कास्ट्रो कभी अमेरिकी जेल में नहीं जाएंगे, ना ही उन्हें हथकड़ी लगाकर मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। वो अपने आखिरी दिन बिताएंगे। वो जून में 95 साल के हो जाएंगे। वो अपने आखिरी दिन, आखिरी साल क्यूबा में बिताएंगे। वो क्यूबा में मरेंगे। उन्हें क्यूबा में दफनाया जाएगा। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ये कहने में सक्षम है कि ये 1996 में जब डेमोक्रेट बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे हुआ था। इसके बाद जॉर्ज बुश रिपब्लिकन के दौरान कुछ नहीं हुआ, फिर ओबामा डेमोक्रेट, फिर बाइडेन डेमोक्रेट और अब ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप अपने दोनों कार्यकालों में बहुत केंद्रित रहे। या तो वो कुछ नया करते हैं या पूर्ववर्तियों के फैसलों को उलट देते हैं। या उनके मामले में वे कमज़ोर थे, वे बेवकूफ़ थे, वे मूर्ख थे और वो कुछ करने जा रहे हैं। तो दिखावटी पहलू और प्रतीकात्मक महत्व खासकर दक्षिण फ्लोरिडा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दूसरे हिस्से की बात करें कि क्या इससे संभावित रूप से अधिक प्रतिबंध या प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। क्या मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य रूप से राउल कास्ट्रो को पकड़ने की कोशिश करेगा जैसे उन्होंने जनवरी में निकोलस मदुरो के साथ किया था? नहीं, लेकिन ये प्रतीकात्मकता है, ये छवि का सवाल है। ये मजेदार है। आपको इस पर इतना भरोसा क्यों है? मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। इस समय राउल कास्ट्रो को क्या अलग बनाता है? एक वजह यह है कि निकोलस मदुरो वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति थे। फिर उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप ने छवि पर ध्यान दिया। निकोलस मदुरो ही वेनेजुएला थे, वेनेजुएला ही निकोलस मदुरो था। वो बहुत बड़े थे, वो शारीरिक रूप से बहुत जोशीले थे, वो दिलचस्प पोशाकें पहनते थे और वो किसी कॉमिक बुक के किरदार जैसे थे, लेकिन वेनेजुएला की कमान उन्हीं के हाथ में थी। और इसलिए राष्ट्रपति ने महीनों वेनेजुएला के तट पर एक बड़ी नौसेना तैयार की, अंदर गए, उन्हें पकड़ लिया और अब वो न्यूयॉर्क के हिरासत केंद्र में है। राउल कास्ट्रो अब किसी देश के प्रमुख नहीं है। उन्होंने 2008 में रिटायरमेंट ले लिया था, माफ़ कीजिए 2016 में। वो आप जानते हैं पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। अब आप जानते हैं जो कहानी है वो ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिटायर हो चुके हैं, वो अभी भी सत्ता में है, वो अभी भी देश को नियंत्रित करते हैं, उनका परिवार देश को नियंत्रित करता है।
लेकिन हकीकत ये है कि 95 साल के एक बुजुर्ग आदमी को, जो ना तो देश के प्रमुख हैं और ना ही सरकार के प्रमुख हैं, सिर्फ 30 साल पहले की किसी बात के लिए पकड़ना, इसमें बहुत सारे संसाधन लगते हैं। और सवाल ये है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था हम तेल ले रहे हैं। सही है। क्यूबा में ये मूल रूप से एक राजनीतिक दिवालियापन है। आप कर्ज ले रहे हैं। मुझे लगता है ये सब उसी गणना में आता है। जॉन, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो ये है कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप को प्रवासी संकट को लेकर कोई चिंता है या नहीं, अगर क्यूबा पूरी तरह से अमेरिकी नाकेबंदी और उन प्रतिबंधों की वजह से ढह जाता है जो हम देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये राष्ट्रपति प्रवास को एक हथियार के रूप में देखता है और वो अमेरिकी सैन्य ताकत के हर साधन, यानी अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी कोस्ट गार्ड को तैनात करने के लिए तैयार है। तो अगर क्यूबा सरकार जानबूझकर या क्यूबा सरकार की मौजूदा नीतियों और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप ऐसा करती है, अगर फिर कोई घटना शुरू होती है जैसे 1992 का मारियल बोट लिफ्ट या बुश के समय बसारा संकट, कि ये राष्ट्रपति नौसेना और कोस्ट गार्ड को फ्लोरिडा जलडमरू मध्य में भेजेंगे और वे सभी को वापस लौटा देंगे। अब क्यूबा सरकार के पास ये हथियार नहीं है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये क्रिप्टोनाइट जैसा है। आप जानते हैं वो कहते हैं हिम्मत है तो करके देखो जैसी बात। आगे बढ़ो और कोशिश करो। मैं लाइव फुटेज दिखाऊंगा कि हम लोगों को वापस भेज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता वे कहां से हैं। अगर वे यहाँ कानूनी तौर पर नहीं हैं तो चाहे कुछ भी हो उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्यूबा सरकार इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है। खैर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी जॉन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी राय सुनना बहुत दिलचस्प रहा। दुर्भाग्य से अब हमें अगली और अजीब कहानी पर जाना होगा। एक दुर्लभ एल्बिनो भैंस, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है, ईद अल अधा से पहले बांग्लादेश में वायरल आकर्षण बन गई है। जरा देखिए। एक दुर्लभ एल्बिनो भैंस, जिसका उपनाम बहुत जाना पहचाना है, बांग्लादेश में अचानक स्टार बन गई। ईद अल अधा से पहले ढाका के पास भीड़ इकट्ठा हो गई इस लगभग 700 किलोग्राम वजनी जानवर को देखने के लिए, जिसे स्थानीय रूप से डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। वजह? उसका फीका शरीर, गुलाबी नाक और माथे पर गिरते सुनहरे बाल। कई आगंतुकों ने कहा यह लुक उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की हेयर स्टाइल जैसा लगा। दरअसल मेरा जो बफेलो मेरी भैंस डोनाल्ड ट्रंप जो वायरल हुई, मैंने 10 महीने पहले मवेशी बाजार से खरीदी थी। मेरे भाई ने इसका नाम इसके बालों के कारण रखा था। ये वायरल हो गई और बहुत सारे लोग इसे देखने आए। मेरा छोटा भाई ने बांग्लादेश में अल्बिनो भैंसें दुर्लभ हैं क्योंकि वहां अधिकांश भैंसें गहरे रंग की होती हैं। इसी कारण ये जानवर ईद उल अधा के हजारों मवेशियों में सबसे खास दिख रहा था। भैंस की तस्वीरें ऑनलाइन फैलते ही भीड़ बढ़ गई और वो कुर्बानी का जानवर लोकल वायरल सेलिब्रिटी बन गया। ये पतिती नाम है। ये एक प्रतीकात्मक नाम है। असलियत में एक इंसान और एक जानवर के बीच कभी तुलना नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक नाम है और हमने ये प्यार और लगाव के कारण दिया है। भैंस को अंततः जीवित वजन के हिसाब से 550 बांग्लादेशी टका प्रति किलोग्राम, यानी लगभग $4.50 में बेचा गया। देखने वालों के लिए इसकी खासियत केवल दुर्लभता नहीं, बल्कि राजनीति, पॉप कल्चर और त्योहारों की परंपराओं का अनोखा मिश्रण भी था, जो एक अनूठी भैंस में समाया था। मुझे कहना होगा वो भैंस बहुत प्यारी है और उसकी हेयर स्टाइल भी अच्छी है। उसमें खास बात है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ग्लोबल आई में इतना ही। मैं नताशा खेरचिक हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे और आपका दिन शुभ हो।